हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेज में। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th का, जो कि फर्स्ट चैप्टर भी हमारा चल ही रहा है। ठीक है, इसका पार्ट कौन सा होने वाला है? 9th 10th होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया है, आपको क्वथनांक उन्नयन के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, हिमांक अवनमन क्या होता है, हिमांक अवनमन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। हिमांक देखिए, अभी हम लोग जान रहे हैं कि हिमांक होता क्या है। ठीक है, हिमांक हम लोग क्या समझ रहे थे इसके पहले, अभी तक जब जो भी पढ़े हैं 8th 9th 10th में, कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव जमकर ठोस बन जाए। मतलब अगर पानी जमकर बर्फ बना लेगी जिस तापमान पर, वही इसका क्या कहलाएगा, वही उसका जो तापमान होगा हिमांक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम कुछ अलग लिखने वाले हैं। थोड़ा सा मीनिंग दोनों का सेम ही है, बस थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा। हिमांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, लिख के आपको समझा रहे हैं। हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस जिस पर किसी जिस पर किसी द्रव अवस्था जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, के बराबर होता है होता है क्या कहलाता है, उसका हिमांक कहलाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ, वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पानी था। ठीक है, एक द्रव है, पानी पानी है, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए इसका द्रव अवस्था में जो वाष्प दाब है वो 1 atm है। द्रव अवस्था में वाष्प दाब, किस अवस्था में, द्रव द्रव अवस्था में जो इसका वाष्प दाब है 1 atm है। ठीक है, मान लेते हैं। और इसका ठोस अवस्था में भी वाष्प दाब 1 atm है। ठोस अवस्था ठोस अवस्था में भी इसका वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब 1 atm है। 1 atm है। मतलब जो पानी था, पानी जब ठोस अवस्था में था, ठोस अवस्था से अगर हम इसको गैस में बदलते तो इसका वाष्प दाब कितना आ जाता है, 1 atm। अब ये अगर द्रव अवस्था में है, तो द्रव अवस्था में है, अब इसका वाष्प दाब कितना हो जाए, 1 atm। मतलब अगर इस द्रव अवस्था को फिर हम वाष्प में बदलें तो कितना उसका वाष्प दाब आए, 1 atm। मतलब दोनों का वाष्प दाब क्या हो, समान हो। तो जिस ताप पर इस द्रव का वाष्प दाब 1 atm के बराबर होगा, मतलब इस ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा, वही ताप ही उसका हिमांक कहलाएगा। समझ में आया। हमने कहा कि ये ठोस है, ये द्रव है। अब जिस तापमान पर मान लीजिए कि ये जो द्रव है इसका वाष्प दाब इस ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया, 1 atm के बराबर। तो जिस तापमान पर इसका वाष्प दाब इसके वाष्प दाब के बराबर हुआ है, वही वाष्प दाब जो है, वही तापमान जो है हिमांक कहलाएगा। इस द्रव का जो भी उसका तापमान रहा होगा जिस पर ये इस द्रव का वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो गया, इस ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया, वही उसका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा और। वाष्प दाब अवनमन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो जाके देखिएगा। वाष्प दाब अवनमन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब समझते हैं वाष्प दाब अवनमन होता क्या था। ये हमारे पास क्या है, विलायक। ये हमारे पास क्या है, विलायक। विलायक मतलब सिर्फ पानी मिले बना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, विलयन। ये हमारे पास क्या है, विलयन। विलयन मतलब पानी भी है और प्लस में कोई और मिला दो, कुछ भी, चीनी मिला दो। ठीक है, पानी और चीनी, ये विलायक है। और ये क्या है, विलयन। ये विलयन है। ठीक है, आगे देखिए। हम जानते हैं कि अगर हम इसको गर्म करेंगे और इसको भी गर्म करेंगे तो ये जल्दी से वाष्पित हो जाएगा। मतलब इसका ये जल्दी से वाष्प ताप बना लेगा। ठीक है, ये जल्दी से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये जल्दी से वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा, इसको वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए और ज्यादा गर्माना पड़ेगा। क्यों गर्माना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चीनी मिली है। चीनी क्या करती है, इसको जल्दी से भाप बनने से, वाष्प बनने से रोकती है। ठीक है, ये बात हो गई।
तो हम पूछें अगर ये विलायक है और ये विलयन है तो किसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी? कण का मतलब समझ रहे हैं ना, ये विलायक सिर्फ है और इसमें विलायक मतलब पानी के साथ चीनी भी मिला है, तो कण इसी में ज्यादा होंगे, इसमें कण कम होंगे। ठीक है। हिमांक का मतलब होता है जिस तापमान पर क्या हो, किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ये भी क्लियर है। हम जानते हैं कि इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा क्योंकि ये जल्दी से वाष्पित हो जाएगा और इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो इन दोनों के वाष्प दाब के अंतर को ही वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ये भी क्लियर हो गया। तो हमने कहा इसमें कणों की संख्या कम होंगे इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें विलय भी मिला है, तो इसमें कण ज्यादा होंगे और इसमें कण कम होंगे। ठीक है। अब हिमांक का मतलब होता है कि इस द्रव को जो भी हमारा विलायक और विलयन है, इस द्रव को क्या करो, बर्फ में परिवर्तित कर दो, अर्थात द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दो। द्रव अवस्था को क्या करो, ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दो। और जिस तापमान पर ये हमारे जो द्रव अवस्था है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे वही उसका हिमांक कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें कणों की संख्या ज्यादा है, इसमें कणों की संख्या कम है। तो अगर हम इसको इसको ठंडा करके, ठीक है, मतलब इसको ऊर्जा देके, अगर हम इसको ऊर्जा देके ठोस अवस्था में परिवर्तित करना चाहेंगे तो ये ज्यादा ऊर्जा लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कणों की संख्या ज्यादा है। और ये कम ऊर्जा लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कणों की संख्या कम है। ठीक है। तो ये कम ऊर्जा लेकर ही क्या कर लेगा, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए इसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा इसको ज्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए, तो जल्दी से कौन हिमांक बनाएगा, अर्थात जल्दी से कौन जम जाएगा, जल्दी से कौन जमेगा, मतलब द्रव अवस्था से जल्दी से ठोस अवस्था में कौन बदलेगा, ये वाला, क्योंकि इसको कम ऊर्जा चाहिए। इस वाले को इस वाले को द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए थोड़ा समय लेके ये बनाएगा। ठीक है। तो ये जल्दी से बना रहा है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जल्दी से परिवर्तित हो जा रहा है, ये थोड़ी देर में परिवर्तित होगा। इस प्रकार से क्या होगा, इसका जो हिमांक होगा वो ज्यादा हो जाएगा, इसका हिमांक ज्यादा हो जाएगा और इसका हिमांक क्या हो जाएगा, इसकी अपेक्षा कम हो जाएगा। बात समझ में आया? हम जानते हैं कि जब ये हमारा क्या है विलायक, ये क्या है विलयन, तो इसका वाष्प दाब कम होगा, इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका वाष्प दाब ज्यादा हो गया, इसका वाष्प दाब कम हो गया, तो जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा ना उसका हिमांक भी ज्यादा होगा। ठीक है। इसका हिमांक भी ज्यादा होगा और जिसका वाष्प दाब कम होता है ना उसका हिमांक भी कम होता है। तो इसका हिमांक ज्यादा और इसका हिमांक कम, तो हिमांक जिसका ज्यादा है उसको क्या करो, कम वाले से घटा दो। तो विलायक का ज्यादा है तो विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, यही जो हिमांक में अंतर आया है ना इसी को कहते हैं हिमांक अवनमन। समझ में आया? हमने कहा इसमें कणों की संख्या कम है, इसमें कणों की संख्या ज्यादा है, तो इसको अगर हम द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित करना चाहेंगे तो कम ऊर्जा लगेगा। कम ऊर्जा लगेगा मतलब इसका हिमांक ज्यादा है। और इसको अगर हम द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित करेंगे तो कणों की संख्या ज्यादा है इसलिए ज्यादा ऊर्जा लगेगा। इसका मतलब इसका हिमांक कम है। ठीक है। इसका हिमांक ज्यादा है, हिमांक ज्यादा होने का मतलब जल्दी से जम जाए, तो इसका हिमांक ज्यादा है इसलिए जल्दी से जम जाता है। इसका हिमांक कम है इसलिए जल्दी से नहीं जमेगा। ठीक है। तो ये जो ज्यादा है उसको कम वाले से घटा दो, तो विलायक का हिमांक ज्यादा है माइनस विलयन का हिमांक, तो ये जो हिमांक में अंतर आएगा इसी को कहते हैं हिमांक अवनमन। क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन। बात समझ में आया? समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जब किसी ऐसे लिख देते हैं विलायक के हिमांक, चलो लिखते हैं किसी जब किसी शुद्ध विलयन में कोई आवाष्पशील जब किसी शुद्ध विलयन में कोई आवाष्पशील वैद्युत वैद्युत अनपघटय पदार्थ मिला देते हैं तो
मिला देते हैं तो 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 विलयन का हिमांक, तो विलयन का वाष्प दाब कम तथा विलायक का वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है, वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा, जब किसी शुद्ध विलयन में कोई आवाष्पशील वैद्युत अनवगत पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, जब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा तो विलयन का हिमांक भी कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? और विलायक का वाष्प दाब बढ़ जाता है, इसलिए विलायक का हिमांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, अतः विलायक का हिमांक, अतः अतः ये वाष्प दाब जब कम और ज्यादा हो जाएगा तो इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, अतः क्या लिखते हैं कि अतः या इसलिए लिखते हैं, इसलिए विलायक का हिमांक बढ़ जाता है, हिमांक बढ़ जाता है तथा तथा विलयन का हिमांक घट जाता है, ठीक है, हो गया। इस प्रकार विलायक का हिमांक तथा विलयन के हिमांक में अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक है, देखिए हमें ये भी लिख सकते थे, हम क्या लिख सकते थे कि जब किसी शुद्ध विलयन में कोई आवाष्पशील वैद्युत अनवघटे पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है और विलायक में कणों की संख्या कम हो जाती है, और जिसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी उसका हिमांक घट जाएगा, और जिसमें कणों की संख्या कम होती है उसका हिमांक बढ़ जाएगा। ऐसा भी हम लिख सकते थे। ठीक है, ये भी एकदम परफेक्ट है। अब आगे देखिए, ये तथा विलायक के हिमांक में अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, हिमांक अवनमन हिमांक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, माइनस क्या हो जाएगा, विलयन का हिमांक, ठीक है। इस प्रकार देखिए, हिमांक अवनमन को हम डेल्टा टीएफ से लिखेंगे, डेल्टा टीएफ, और विलायक का हिमांक हम लिखते हैं टीएफ नॉट, माइनस विलयन का हम लिखते हैं टीएफ। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हिमांक अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, इसी को कहते हैं हिमांक अवनमन। ठीक है, इसके पहले हम जानते हैं कि ये जो हिमांक अवनमन होता है ना, वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। और वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के, राउल्ट के नियम के अनुसार। वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये जो डेल्टा टीएफ है ना, ये मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। जब डेल्टा टीएफ मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा और हमारा विलयन जब तनु हो जाएगा तो डेल्टा टीएफ मतलब वाष्प हिमांक अवनमन जो हो जाएगा वो मोललता के समानुपाती हो जाएगा, मोललता के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब फाइनल जैसे हम क्वथनांक उन्नयन में किए थे कि डेल्टा टीबी बराबर मोललता तनु विलयनों के लिए, सेम ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ फाइनल लिख रहे हैं, आप क्या करेंगे, इसको ऐसे डायरेक्ट ही नोट कर लेंगे, उतना सब लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यही एकदम परफेक्ट है। देखिए
तो हम क्या लिखते हैं, तनु विलीनों के लिए, तनु विलीनों के लिए, तनु विलीनों के लिए हिमांक अवनमन, तनु विलीनों के लिए हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन मूललता के समानुपाती होता है, मूललता के समानुपाती होता है, के समानुपाती, सॉरी समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, किसके लिए, तनु विलीनों के लिए। मतलब जब हमारा विलीन तनु होगा तो मूललता किसके समानुपाती हो जाएगी, हिमांक, सॉरी हिमांक अवनमन किसके समानुपाती हो जाएगा, मूललता का। मतलब ये साफ साफ लिख सकते हो ना कि डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल मूललता, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब देखिए, अब देखिए काफी हम इजी बता रहे हैं, ठीक है, और बाकी उतना पोथा लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे मूललता। वहां के भी आया था और यहाँ क्या आता है, के एफ। ठीक है, यही होता है फार्मूला। किसका फार्मूला है ये, किसका फार्मूला आ गया हमारा, हिमांक अवनमन का। के एफ कहाँ होगा, के एफ जहां एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, या समानुपाती नियतांक है, ऐसे भी लिख सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको मिटा के, आप इसको नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक के आप नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ हम लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे मूललता। मूललता बराबर क्या होता है, मूललता बराबर होता है विलय के मूल, विलय के मूल, और मूल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, डिवाइड बाई विलायक का भार, किसमें है, किलोग्राम में। किसमें होगा, किलोग्राम में। नहीं होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये ग्राम में होगा तो ग्राम में, मैं लिख दे रहा हूँ ग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ गुणे, एकदम नीचे वाला इसके पास आता है, ऊपर वाला एकदम चला जाता है, तो स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम। ये किस में होगा, ग्राम में। ठीक है, जी में लिखा हूं, इसका मतलब ग्राम में होगा। अब यहाँ देखिए ये फार्मूला बन गया, जहां क्या हो जाएगा, के एफ क्या है, जहां के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है, यहाँ लिख दे रहा हूं, जहां के एफ हिमांक अवनमन स्थिरांक है, अवनमन हिमांक अवनमन स्थिरांक है, के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार, विलय का भार। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, विलायक का भार। स्मॉल एम क्या है, विलय, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार। ठीक है, ये हो जाएगा, के एफ हमने लिखा। हाँ, डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक अवनमन है, पता ही होगा ना, डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन है। ठीक है, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक अवनमन है। आगे देखिए कुछ चीजें और हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, समझिए। यहाँ हमने कहा के एफ क्या है, के एफ को हम कहते हैं हिमांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। के एफ को हम क्या लिखते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या इसी को लिखते हैं मोलल, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसको लिखते हैं क्रायो स्कोपिक, स्कोपिक है, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। ठीक है, ये भी इसे कहते हैं स्थिरांक, ये है के एफ। ठीक है, के एफ के इतने नाम है। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, कुछ और चीजें हमारे पास हैं। क्या है, एक है, जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन में पढ़ा था कि मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक, सेम ऐसे यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है मोलल अवनमन स्थिरांक। यहाँ अवनमन होगा, वहां उन्नयन था, अवनमन
स्थिरांक, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। सेम उसी की तरह क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, 1 केजी, 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक में विलय, 1 केजी विलायक में विलय के एक मोल घोलने घोलने पर, विलय के 1 केजी विलायक में विलय के 1 मोल घोलने पर विलयन में विलयन के हिमांक में हुई कमी, ठीक है, विलयन के हिमांक में हुई कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या लिख दिया हमने कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के 1 मोल घोलने पर विलयन के हिमांक में जो कमी होगी वही होगा मोलल अवनमन स्थिरांक। इसके बाद क्या है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम ऐसे इसका फार्मूला, स्मॉल एम को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, टीएफ को इधर ले आएंगे, तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, टीएफ को जब इधर ले आएंगे तो के एफ गुड़े स्मॉल डब्ल्यू गुड़े 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू गुड़े क्या हो जाएगा, गुड़े ये डेल्टा टीएफ, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आगे हो जाएगा हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक के बाद क्या हो जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या हो जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में विलय, 100 ग्राम विलायक में विलय के 1 मोल, विलय के 1 मोल को घोलने पर या 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर विलयन के हिमांक में हुई कमी मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाती है, मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। इसको फिर सेम ऐसे इसमें हो जाएगा, यम बराबर के एफ गुड़े स्मॉल डब्ल्यू गुड़े, यहाँ इस बार 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, आगे इसको लिख देते हैं 100, आगे लिख देते हैं 100 गुड़े के एफ गुड़े स्मॉल डब्ल्यू गुड़े कैपिटल डब्ल्यू गुड़े डेल्टा टी एफ, ये फार्मूला इस बार बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया मोलर अवनमन स्थिरांक के लिए, ये दोनों हो गए। अब देखिए इसके बाद हमें समझना है ग्राफ के बारे में, क्या समझना है, ग्राफ के बारे में, ठीक है। आगे समझते हैं हम ग्राफ। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ग्राफ जैसे हम क्वथनांक उन्नयन में ग्राफ बनाए थे वैसे इसमें भी ग्राफ बनेगा। इधर होगा वाष्प दाब, इधर क्या होगा, वाष्प दाब, ठीक है, इधर वाष्प दाब होगा, इधर तापमान होगा, ताप किसमें होगा, केल्विन में। ये देखिए थोड़ा सा और कुछ रह गया है, हम ये बताए थे कि केएफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक है। तो केएफ का जो मात्रक होता है, केएफ का मात्रक, ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। केएफ का मात्रक क्या होता है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। अब देखिए हमने ये इस तरीके से बनाया, हमने कहा हम लोग जानते हैं कि किसका हिमांक ज्यादा होगा, विलायक का, ठीक है, तो ताप बढ़ाओगे तो विलायक का हिमांक ज्यादा होगा। इधर हम विलायक का हिमांक ले आए हैं। देखिए जो विलायक का हिमांक होता है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो बिलियन है जिसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी उसका जो हिमांक हो जाएगा वो 0 से और कम आएगा, ठीक है, -4 या -10 डिग्री सेल्सियस जो भी आए। समझ में आ रहा है, बर्फ का -4 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी का इतना हो जाएगा, -10 भी हो सकता है, तो ये कम हो जाएगा, कम, इसका हिमांक बहुत कम हो रहा है। हिमांक इसमें किसका ज्यादा है, इसका,
ठीक है, विलायक का ज्यादा होगा, विलयन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कणों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, ये मान लो हम इधर ताप को यहाँ ले जा रहे हैं, मतलब इधर आगे है, ये पॉइंट है, ये किसको दिखा रहा है, विलयन को, ये किसको दिखा रहा है, विलायक को। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम जानते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, प्लस में, प्लस की बात कर रहे हैं, प्लस में जितना ज्यादा तापमान होगा वो किसके लिए तापमान होगा, विलायक के लिए, और माइनस में जो तापमान होगा वो किसके लिए होगा, मतलब इससे कम होगा। जैसे हमने कहा कि जल्दी से वाष्पित कौन हो जाएगा, विलायक, तो हमने विलायक को बना दिया, जो जल्दी से वाष्पित हो जाएगा उसका ये वाष्प दाब को दिखा रहा है, उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जल्दी से वाष्पित नहीं होगा उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, विलयन के लिए। इस तरीके से हमने बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा हमसे इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका वाला क्या ऐसे होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सही से नहीं बन रहा, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे इस तरीके से, ये सही है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ तक। आप ये देखिए, अगर ये वाला पॉइंट ना, ये किसका है, ये किसको दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, विलयन को, ये किसका है, विलयन, यहाँ लिख देते हैं विलयन। ठीक है, ये क्या है, विलयन, और ये क्या है, विलायक, विलायक। अगर इसको हम यहाँ करके ऐसे मिला दें तो ये इसके वाष्प दाब को दिखा रहा है कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब यहाँ रहा होगा, और इसको अगर हम आगे ले जाकर यहाँ मिला दें तो ये विलायक के वाष्प दाब को दिखा रहा होगा, मतलब विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको अब बना लेंगे, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है, टी एफ है, और ये क्या है, टी एफ नॉट है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा, यही जो अंतर आएगा ना, इसी को कहते हैं डेल्टा टी एफ। मतलब डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इसका ज्यादा होगा, विलायक का ज्यादा होगा, विलयन का कम होगा, तो ये अंतर आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ मिला भी सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसको बना लेंगे। ये हमारा जो है हिमांक ऑनमन यहीं तक। ये इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, पराशर धाप। इस वीडियो में यहीं तक, आगे का हमारा जो पार्ट है पराशर धाप वो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।